बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजी का कोई भी मसला हो तो उसको हल करने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट किया जाता है, उसको कैसे हल किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो हल करने के लिए तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन आपको बताता हूं। द मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। वो तरीका जो बायोलॉजी के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड के 7 स्टेप्स हैं, उन 7 स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वो 7 स्टेप कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरे नंबर पे है ऑब्जर्वेशन, तीसरे नंबर पे है हाइपोथेसिस, चौथे नंबर पे है डिडक्शन, 5वें नंबर पे है एक्सपेरिमेंटेशन, 6ठे नंबर पे है समराइजिंग द रिजल्ट और 7वें नंबर पे है रिपोर्टिंग। ये 7 स्टेप्स हैं। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं तो ये 7 स्टेप हम पूरे करते हैं और उसके बाद कोई भी स्टडी जो है वो मुकम्मल होती है और वो एक फिनिश्ड फॉर्म में हमारे पास रिसर्च आ जाती है। तो हम इन 7 जो स्टेप्स हैं इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या है। पहले नंबर पे मैंने कहा रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन मीन पहचानना, शनाख्त करना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे पहचाना जाएगा? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हर वो सवाल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज द बायोलॉजिकल मेथड। पहले हमने रिकॉग्नाइज कर लेना है कि बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए बायोलॉजिकल मेथड कब हम यूटिलाइज करेंगे, कौन से प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये है जी हमारी रिकॉग्निशन। हमने पहचान लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई मसला है तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे है ऑब्जर्वेशन। आफ्टर रिकॉग्निशन वी ऑब्जर्व द थिंग्स। फॉर द ऑब्जर्वेशन वी यूज 5 सेंस ऑर्गन। हमने चीजों को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या हथियार है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन, देखना, सुनना, चखना, टच करना, ये जो है हमारे सेंस ऑर्गन है। सूंघना, हम अपने 5 ये सेंसेस यूज करते हैं। एंड वी आल्सो यूज साइंटिफिक इक्विपमेंट। कभी कभी हमारे पास चीजें ऐसी होती हैं हम देख नहीं सकते, हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो साइंटिफिक इक्विपमेंट ऐड करते हैं 5 सेंसेस की। तो पहला स्टेप आया ऑब्जर्विंग द थिंग विद द 5 सेंसेस एंड विद द साइंटिफिक इक्विपमेंट। एंड समटाइम वी आल्सो यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर साइंटिस्ट। हमसे पहले लोगों ने चीजों को ऑब्जर्व किया हुआ है, वो ऑब्जर्वेशन भी अंडर कंसीडरेशन लाए जाते हैं। ये है जी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फर्क गौर से समझिएगा। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये है कि बर्फ को हाथ लगाएं और कहें बर्फ ठंडी है, और उबलते हुए पानी में हाथ डालें तो कहें ये उबलता हुआ पानी गर्म है। ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटी का जानना, ठंडा और गर्म क्वालिटी है। और क्वांटिटेटिव उस एग्जैक्ट टेम्परेचर को जब हम नंबर की सूरत में जान लेंगे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइस हैज द टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम एग्जैक्ट उस वैल्यू को जान लेंगे तो वो होगी हमारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज बेटर देन क्वालिटेटिव। ये जानना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का टेम्परेचर है और ये जानना बर्फ जो है ज्यादा ठंडी है, इसमें से 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमें पता होगा ना एग्जैक्ट टेम्परेचर, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये है डिफरेंस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। ये था जी पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है हाइपोथेसिस। दूसरे नंबर पे जो है वो है जी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो हमने मुशाहिदात किए उनकी जो हम आर्जी वजाहत कर देते हैं।
उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ये एक आर्जी वजाहत होती है, इसके आगे इस पर मजीद काम होना बाकी है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के अंदर एक 5 क्वालिटीज मौजूद होना जरूरी है। नंबर 1, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। ये एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, वजाहत तलब आइडिया, वजाहत तलब सोच, जिस पर हम मजीद काम करेंगे, जिसकी वजाहत करना जरूरी है। तीसरे नंबर पे, इट शुड बी सिंपल। इसको सादा स्टेटमेंट होना चाहिए, बहुत पेचीदा नहीं होनी चाहिए जो लोगों की समझ में ना आए। चौथे नंबर पे, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जर्वेशंस। हमने जो ऑब्जर्वेशन की है उसके मुताबिक होनी चाहिए। इट शुड बी फाल्सिफाइएबल। ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम गलत साबित कर सकें। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो हमेशा ट्रू हो। वो जो स्टेटमेंट है वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। ये 5 क्वालिटीज हैं जी एक अच्छे हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन क्या है? रिजल्ट निकालना, नतीजे अखज करना, नतीजे सोच के तहत। मतलब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, फर्ज करें प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, तो नतीजा उससे हम क्या निकालेंगे उस हाइपोथेसिस से? नतीजा ये है, इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड एंड ऑल हेल्दी पर्सन शुड नॉट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम जो है वो है एक वजह बन सकती है मलेरिया की, तो तमाम मलेरिया पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए और तमाम जो है हेल्दी पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होना चाहिए। ये एक डिडक्शन है, हमने नतीजा खुद से अखज किया। डिडक्शन, इन डिडक्शन वी टेक द हाइपोथेसिस करेक्ट एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर डिड्यूस्ड। हाइपोथेसिस को सही मान लिया जाता है और हम लॉजिकली दिमागी तौर पर ये सोचते हैं कि उससे क्या नतीजे निकलने चाहिए। जो हम आने वाले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के अगर ये नतीजे हुए तो हमारा जो है हाइपोथेसिस सही हो जाएगा, और अगर नतीजे कुछ इस तरह से हुए तो फिर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएगा। ये है जी डिडक्शन। Deduction is the logical consequence of the hypothesis. Logical consequence of hypothesis क्या है कि हाइपोथेसिस जो हमने सोचा है उसका क्या मंतकी नतीजा हो सकता है, उसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर वो सही हुआ तो एक्सपेरिमेंट का अंजाम क्या निकलेगा, अगर वो गलत हुआ तो एक्सपेरिमेंट का अंजाम क्या निकलेगा। ये है जी डिडक्शन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, वर्डिंग गौर से सुने। डिडक्शन इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। In this step, the hypothesis is considered as correct and we deduce the expected results of the experiment. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। आफ्टर डिडक्शन experiments are performed again and again. Rigorous testing is done. बार बार टेस्ट किया जाता है and then the results are taken आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद समराइजेशन। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड यूजिंग स्टेटिस्टिकल रूल एंड मैथमेटिकल रूल्स एंड ग्राफ्स। अब जो है जो हमारे पास रिजल्ट मिले, स्टेटिक्स के उनके टेबल बनाए जाते हैं, उनके ग्राफ बनाए जाते हैं और उनकी ब्रीफ समरी बनाई जाती है ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो फिनिश्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाएं। फिर उसके बाद होती है आखिरी स्टेप है रिपोर्टिंग। देन रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट जर्नल्स। जर्नल्स जो होते हैं उसके अंदर वो रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश की जाती हैं। मुख्तलिफ सेमिनार्स के अंदर वो रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं ताकि जो है आने वाले साइंटिस्ट को ये जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो जो है आगे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकें। तो इस तरह से ये जो है साइंटिफिक मेथड मुकम्मल होता है, बायोलॉजिकल मेथड, ये 7 स्टेप के साथ। और ये है आज के लिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।